आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय चित्रकला के इतिहास में चैप्टर 9, जिसका नाम है राजस्थानी लघु चित्रकला, जिसका समय काल है 1550 ई से 1900 ई तक। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र किशनगढ़ राजस्थानी शैली, मंडप में राधा और कृष्ण, 18वीं सदी। संग्रह कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। यहाँ से स्टार्ट होता है। राजस्थान भारत में लघु चित्र शैली के अग्रणीय केंद्रों में से एक है। स्थानीय लोक कला रूपों, अजंता और गुजरात की महान कला परंपराओं के तत्वों के मिश्रण में से जन्मी इस पारंपरिक कला शैली का विकसित रूप 1555 ई के पालम भागवत चित्रों में देखा जा सकता है। 17वीं से लेकर 19वीं सदी के मध्य यह शैली अपने स्वर्ण काल में थी। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं के रहने का स्थान। यहाँ गुर्जर, राजपूत, जाट आदि राज्यों ने लंबे समय तक राज किया था। अंग्रेजों के आगमन से पहले राजस्थान प्रदेश का यह वर्तमान नाम प्रचलित नहीं था। विभिन्न समयों में इस प्रदेश के विभिन्न नाम प्रचलित रहे। पहले बीकानेर तथा जोधपुर क्षेत्रों का उत्तरी भाग जंगल देश कहलाता था। यही प्रदेश चौहानों के समय में सपादलक्ष हो गया और इसकी सीमाएं अधिक विस्तृत हो गईं। अलवर का उत्तरी भाग कुरु देश के दक्षिणी और पश्चिमी भाग मत्स्य देश के और पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत था। इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा के आसपास के इस प्रदेश को वहाँ के क्षेत्रीय राजाओं के समय में राजन्य देश भी कहा जाता था। जिस समय अंग्रेजों का संपर्क इस प्रदेश से हुआ, तब तक यह प्रदेश राजपूताना कहलाने लगा था। कालांतर में राजवाड़ा व रायथान जैसा अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग इस प्रदेश के लिए प्रचलित हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के एक अधिकारी कर्नल टार्ड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 ई में अपनी पुस्तक एनलस एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में किया। 1 नवंबर 1956 ई को भारत सरकार ने राजस्थान संघ एकीकरण के प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान नाम को स्वीकार कर लिया। राजस्थान में प्रागैतिहासिक कला काल से ही चित्रकला के प्रति लोगों की रुचि रही। कोटा जिले के दक्षिण में चंबल नदी के किनारे माधोपुर की चट्टानों से वह अलिनिया नदी घाटी के शैलसराओं में आदिम मानव द्वारा उकेरे गए चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही मेवाड़ क्षेत्र में आहड़, वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित एवगलुंड से प्राप्त कला सामग्री मृतभांडों पर की कलात्मक चित्रकारी इस प्रदेश की पारंपरिक चित्रण परंपरा को उद्घाटित करती थी। राजस्थान में 11वीं से 15वीं सदी के तत्कालीन राजस्थान की गुरजरन्ना कहलाने वाली दक्षिणी पश्चिमी भाग में गुजराती दक्षिणी पश्चिमी भाग में गुजराती जैन अपभ्रंश चित्रकला शैली का विकास हुआ। आगे चलकर इसी शैली में राजस्थान चित्रकला चित्र 63 का उद्भव व विकास हुआ। 15वीं सदी भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की सदी के नाम से विख्यात है। इस दौर में स्थापत्य कला और मूर्ति कला पर राजस्थान में कई ग्रंथ लिखे गए और उनमें वर्णित आदेशों के अनुरूप प्रासादों और मंदिरों का निर्माण हुआ। इस समय भारतीय कला इतिहास में नवजीवन का संचार हुआ। इस काल में ईरानी संपर्क ने भारतीय कलाकारों को अपनी कला को परिमार्जित व परिष्कृत करने की प्रेरणा दी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कला नवीन पथ और दिशा में उन्मुख हुई। प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि 16वीं सदी से राजस्थान चित्रकला के एक केंद्र के रूप में स्थापित होने लगा था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इस शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस समय मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर समस्त राजपूताने को अपने प्रभाव में ले लिया। प्रारंभ में तो इन चित्रों
पर अपभ्रंश शैली का प्रभाव बना रहा, किंतु बाद में मुगलों के प्रभाव स्वरूप राजस्थान की चित्र शैली मुगल कलम के समवन में परिमार्जित होने लगी। ये रहा चित्र 63, राजस्थानी बूंदी शैली। वर्षा ऋतु में कृष्ण और राधा, जो कि 18वीं शती ईसा का है। कागज पर टेम्परा, जो कि संग्रह कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। भारतीय कला समीक्षक व ख्यातलब्ध अधिवक्ता कार्ल खंडालावाला, पूरा नाम कार्ल जमशेद खंडालावाला ने 17वीं शती से लेकर 18वीं शती के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। 17वीं शती के मध्य में राजपूत चित्रकला में राजकीय तड़क भड़क अलंकरणों और शासकों के ऐश्वर्य तथा विलासतापूर्ण जीवन के चित्रण की प्रधानता हो गई। यहाँ तक कि कृष्ण लीला और राधा कृष्ण के धार्मिक चित्रों में भी मानवीय कामुकता दृष्टिगोचर होने लगती है। किंतु इस कला में भी विषय ही बदले थे, शैली नहीं। 19वीं सदी में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण राजस्थान की चित्रकला को गहरा आघात पहुंचा। अब चित्रों में भाव चित्रण की निर्जीवता आने लगी। इस तरह से राजस्थानी चित्रकला को गहरी ठेस पहुंची। फिर है नामकरण। राजस्थान में पल्लवित इस चित्र शैली के नामकरण पर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अनेक तर्क वितर्कों के उपरांत भी कोई इसे राजपूताना चित्रकला, तो कोई हिंदू चित्रकला, तो कोई राजस्थानी चित्रकला कहता है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग, जिसका समय 1916 ई में ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से प्रकाशित में किया। उनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। O.C. गांगुली, हैवेल व वेसिल ग्रे आदि ने भी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का समर्थन करते हुए इसे राजपूत चित्रकला माना है। वहीं N.C. मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला कहा है। ये सभी मत बाद में भ्रामक सिद्ध हुए। स्वयं राय कृष्णदास के अनुसार राजपूत शैली मानने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राजपूत जाति एक शासक जाति थी, जिस कारण ऐसी जाति का प्रभाव समिष्ट रूप से कला पर नहीं पड़ सकता। अंत राय कृष्णदास जी ने इसे राजस्थानी शैली नाम दिए जाने के लिए अपना मत प्रकट किया। कर्नल टार्ड ने भी प्रारंभ में राजपूताने के स्थान पर राजस्थान नाम को ही प्राथमिकता दी थी। संप्रदाय व जाति के नाम पर चित्र संस्कृति का नामकरण न स्वीकार कर चित्र समृद्धि से युक्त इस प्रदेश के नाम पर ही राजस्थानी चित्रकला नाम को अब लगभग सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। राजस्थानी चित्रकला की खोज। राजस्थानी शैली की खोज डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। इसके पहले इसे मुगल कला का ही एक भेद माना जाता था। उनके विचार से यह कला मुगल पूर्व युग से उत्पन्न हुई थी। पीछे से यह मुगल कला से बहुत प्रभावित हुई, किंतु फिर भी इसमें एक जैसा ओज है जो मुगल शैली के किसी भी चित्र में नहीं है। इस कला के सबसे पुराने उदाहरण बॉस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित रागमाला के 2 सेट हैं, जिन्हें बॉस्टन प्रिमिटिव्स कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वरूप। राजस्थान सूरवीरों की जन्म स्थली रहा है, तभी तो कर्नल टार्ड को भी लिखना पड़ा था। राजस्थान में कोई छोटा राज्य भी ऐसा नहीं है कि जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहां ग्रीक वीर लियोनिडास के समान मातृभूमि पर बलिदान होने वाला वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो। इसी वीर प्रश्विनी भूमि पर चित्रण की कई शैलियां का विकास हुआ, जिससे भारतीय चित्र परंपरा को एक नया बल मिला। अनेक चित्रण शैलियों के उदय से पूर्व समस्त राजस्थान क्षेत्र में चित्रण की एक सामान्य परंपरा चल रही थी। इस परंपरा को प्रारंभिक राजस्थानी चित्रकला का स्वरूप कहा जाता है। यह प्राय 16वीं सदी तक का स्वरूप था। तिब्बती इतिहासकार
लामा तारानाथ ने दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में 7वीं शती में यक्ष शैली व उसके प्रमुख आचार्य श्रृंगधर का उल्लेख किया है तथा उसके निर्देशन में पुष्पित शैली को पश्चिमी शैली नाम से संबोधित किया है। श्रृंगधर मरु प्रदेश में राजाशील का राज कलाकार था। 8वीं शती में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कई हस्तलिखित ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें हरिभद्र सूरी कृत समरा इच्छा कहा, ओघोत सूरी कृत कुबल यामला कहा या सिद्धर श्री कृत उपमिति भव प्रपंच कथा आदि प्रमुख हैं। इन सभी में चित्रकला संबंधी प्रचुर सामग्री भरी है और उस क्षेत्र की चित्र परंपरा पर एक अच्छा प्रकाश पड़ता है। 15वीं शती के साहित्यिक संदर्भों में कला उन्नायक महाराणा कुंभा के काल में सूत्रधार मंडन द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडम, रूप मंडन आदि ग्रंथों में कला के सैद्धांतिक पक्षों का विवेचन किया गया है। मंडन स्वयं चित्रकला के ज्ञाता थे। महाराणा कुंभा के स्वरचित ग्रंथ संगीत राज में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख किया गया है। इसी सदी के ग्रंथ सौभाग्य काव्य में शेड़ियों के भवन में नयनभी राम चित्रों के अनेक उदाहरण हैं। महाराणा रायमल काल में सूत्रधार मंडन में ज्येष्ठ पुत्र गोविंदा द्वारा लिखित ग्रंथों उद्धार धोरणी कला निधि तथा द्वार दीपिका में चित्रों के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भित्ति चित्रों में अनेक उदाहरण इस परंपरा के प्रमाण कहे जा सकते हैं। 15वीं शती के अंत व 16वीं शती के प्रारंभ से ही अपभ्रंश वाली शैली एक नए रूप में सामने आ रही थी। रूप का सज्जात्मक विकास, पेड़ पौधों का अलंकारिक रूप व कई खंडीय तल व्यवस्था का प्रारंभिक राजस्थान शैली में प्रयोग अपभ्रंश शैली का ही योगदान था। प्रसिद्ध शोधकर्ता श्री रॉबर्ट स्केल्टन ने इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के संग्रह में 15वीं शती वाली न्यामतनामा की एक सचित्र प्रति खोज निकाली, जिसमें अपभ्रंश की परली आंख तथा अंकन की रूढ़ी वृद्धता से छुटकारा प्राप्त लगता है। 15वीं शती ईसा में उदयपुर मेवाड़ में जैन कल्पसूत्र लघु चित्र रचित हुए। 1540 ई के आसपास चित्रित ग्रंथों में मृगावती लॉर्डसंदा एक प्रति, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय में एक प्रति, रिहेलैंडस पुस्तकालय मैनचेस्टर्स में व एक अन्य प्रति कल्चर सेंटर अहमदाबाद में सुरक्षित तथा चौर पंचाशिका आते हैं। इसके अलावा गीत गोविंद छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई वाली 1580 ई की प्रति, संग्रहणी सूत्र मुनिश्री पूर्ण विजय जी के संग्रहालय वाली 1583 ई की प्रति, उत्तराध्ययन सूत्र बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित 1591 ई वाली प्रति, रागमाला चित्र भारत कला भवन वाराणसी वाली 1595 ई की प्रति, जोधपुर भागवत 1610 ई वाली चित्र तथा चांवड़ रागमाला सेट जो 1605 ई वाले चित्र प्रारंभिक राजस्थानी शैली के अनुपम उदाहरण हैं। राजस्थानी तथा अपभ्रंश शैली की तुलना। 15वीं शती में अपभ्रंश शैली में कुछ ऐसी विशेषताएं परिलक्षित हुई जिन्होंने राजस्थान शैली को जन्म दिया। ये विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, अपभ्रंश शैली में वृक्षों का आलेखन पूर्णतः अलंकारित होता था, किंतु 15वीं शती में वृक्षों की पत्तियों अधिक परिश्रम से बनाई जाने लगी थी। पत्तियां बनाने का यही तरीका राजस्थानी शैली में ग्रहा हुआ। सेकंड है, अपभ्रंश शैली के अंतिम चित्रों में स्त्रियों की चोली के अंकन में स्वाभाविकता आने लगी थी। इसका नीचे की ओर का छोर खुला रहता था। आरंभिक राजस्थानी चित्रों में यह बात हुबहू मिलती है। तीसरा है, अपभ्रंश शैली में तीर्थंकरों या देवी देवताओं के सम्मुख चेहरों को छोड़कर शेष चेहरे सवा चश्म हैं। इधर राजस्थान शैली में एक चश्म चेहरों
की ही प्रधानता है। फोर्थ है, अपभ्रंश शैली के चित्रों में कहीं कहीं पृष्ठभूमि के ऊपरी सिरे पर आकाश का चित्रण धज्जी के रूप में होने लगा था अर्थात बहुत थोड़ी सी जगह में आकाश की एक पतली सी पट्टी चित्रित कर दी जाती थी। राजस्थानी चित्रों में भी आरंभ में इस विशेषता के दर्शन होते हैं। फिर है फिफ्थ, अंतिम काल के अपभ्रंश चित्रों में वेड़ी या चोटी, ग्रीवा, कलाई, कटी आदि स्थानों में काले रंग के फुंदरे लटके रहते हैं। कुछ राजस्थानी चित्रों में भी यह पाए जाते हैं। सिक्स्थ है, अपभ्रंश शैली में पूर्णतः अलंकारिक होने के कारण उसमें व्यक्ति चित्रों का अंकन नहीं हो सकता। राजस्थानी शैली में 15वीं-16वीं सदी के अनेक संत महात्माओं के व्यक्ति चित्र बने। हमें यह चित्र तो उपलब्ध नहीं है, परंतु इनके कुछ पर्वतीय चित्र उपलब्ध हैं। सेवंथ है, अपभ्रंश शैली के चित्र मुख्यतः ग्रंथों में बने हैं। यह इकहरे कागज पर हैं। राजस्थानी चित्र मुख्यतः छिन्न चित्र हैं, अर्थात वे अलग अलग बसलियों एक संग जमाए हुए कई परत कागज पर बने हैं। एट्थ है, अपभ्रंश शैली में मुख्यतः लाल, नीले या लार्ज वर्दी, पीले और सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ है, किंतु राजस्थानी शैली में अनेक चटकीले रंगों का प्रयोग होने लगा। नाइन्थ है, अपभ्रंश शैली में प्राकृतिक का पूर्ण अलंकारिक आलेखन हुआ है। राजस्थानी शैली में प्राकृतिक का किंचित अलंकारिक आलेखन हुआ है। पशु पक्षियों की आकृति भी अपभ्रंश शैली की गुड्डों जैसी नहीं रही, उनमें स्वाभाविकता का समावेश हुआ। टेंथ है, अपभ्रंश शैली में लेखनी जैसी किसी कड़ी वस्तु संबद्ध निम्न से काले रंग से रेखांकन किया गया। राजस्थान शैली में तूलिका द्वारा विभिन्न रंगों में रेखांकन किया गया। 11, राजस्थान शैली की मुद्राओं में नृत्य के समान लयपूर्ण गति है। अपभ्रंश जैसी अकड़ जकड़ नहीं है। स्वाभाविकता और अनुपात पर अधिक ध्यान दिया गया है। वस्त्रों की सिकोड़नों, फहरान आदि में स्वाभाविकता है। फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान चित्र शैली के विषय। राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख विषय प्रेम रहा है। इस प्रेम के प्रधान आलम्बन रहे राधा और कृष्ण का चित्र है। यहाँ के कलाकारों ने मनोरम विधि से किया है। इसके लिए यह चित्र प्राय नायक नायिका पर आश्रित हैं। नायक भेद के चित्रों में प्राय अष्टनायिका अथवा 10 नायिका का चित्रण हुआ है। मालवा में सुखदेव मिश्र, मेवाड़ में देव बिहारी सतसई, अमृतशतक, रसमंजरी तथा केशव की रसिक प्रिया पर आधारित अनेक चित्र निर्मित हैं। गीत गोविंद श्रीमद् भागवत के आधार पर भी कृष्ण भक्ति के अनेक चित्र अंकित किए गए हैं। जयपुर में नददास कृत श्याम सगाई तथा किशनगढ़ में नागरी दास की रचना नागर समुच्चय के आधार पर भी अनेक चित्र बने हैं। चित्रकारों ने यद्यपि कृष्ण के समस्त जीवन का अंकन किया, तथापि उनके रसिक रूप पर ही उनकी दृष्टि अधिक रही। गोवर्धन धारण तथा रासमंडल के चित्र का अंकन राजस्थानी चित्रकारों ने बार बार किया है। किशनगढ़ के गोवर्धनधारी, जो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है, के चित्र में कृष्ण का रसिक रूप ही चित्रित है। जयपुर का रासमंडल चित्र भी विशेष प्रभावपूर्ण है। राजस्थान शैली में आक्रेट के चित्र बने हैं। कोटा बूंदी शैली के आक्रेट संबंधित चित्र विशेष प्रभावशाली हैं। जयपुर में मुगल कला के प्रभाव स्वरूप पशु चित्रण आरंभ हुआ। मेवाड़ में हाथियों के चित्र अधिक बने हैं। घोड़ों तथा कुत्तों के भी अनेक यथार्थपूर्ण चित्र अंकित किए गए हैं। मेवाड़ के राजा अमर सिंह तित्ते को कुत्ते पालने का बड़ा शौक था। यही कारण है कि उनके व्यक्ति चित्रों में भी कुत्ते अंकित किए गए हैं। इस तरह का एक चित्र मेवाड़ के राणा अमर सिंह तित्ते हुक्का पीते हुए और उनके चौकस शिकारी कुत्ते 1695 वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कृष्ण के साथ गायों का अंकन बहुप्रचलित था। राजस्थान शैली का गंगाराम व्यंग चित्रकार था। वह तीखे व्यंग करने में विशेष सफल हुआ। राजस्थानी शैली में राग रागनियों के चित्र अधिक बने हैं। पारंपरिक भारतीय संगीत में स्वरों के समूह को 36 रागों व रागनियों में वर्गीकृत किया गया है। हर राग और रागनी की अपना गायन समय है और वह विभिन्न मानवीय भावों का उदलयन करते हैं। संगीत शास्त्र में इन राग रागनियों का वर्ण मिलता है, जिनका चित्रात्मक प्रतिरूपण रागमाला के नाम से जाना जाता है। राग रागनियों के चित्र कब से बनने आरंभ हुए, इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी
नहीं कहा जा सकता, फिर भी अनुमान है कि 15वीं सदी के लगभग उनका सृजन प्रारंभ हुआ। रागमाला के आरंभिक चित्र बूंदी शैली के अंतर्गत 1591 ई में बने। बूंदी रागमाला का चित्रण चुनार मेहाड़ा राजपूत शासक भोज सिंह 1585 से 1607 के शासनकाल में हुआ था। इसके पश्चात रागमाला के चित्र मेवाड़ शैली में राणा अमर सिंह प्रथम के समय 1605 ई में चावड़ में निर्मित हुए। राजस्थानी रागमाला पर आधारित महत्वपूर्ण ग्रंथ रागाज एंड रागिनीज को O.C. गंगुली ने लिखा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्थानी शैली के प्रमुख केंद्र। धार्मिक प्रस्थानों के अतिरिक्त दरबारी कवियों, चित्रकारों, संगीतकों, शिल्पाचार्यों आदि के सहयोग से राजस्थानी चित्रकला की अजस्त्र धारा अनेक रियासती शैलियों और उपशैलियों में विकसित हुई। अनेक विद्वानों ने अपने अपने अध्ययन के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गीकरण किए हैं, लेकिन आचालिक, भौगोलिक, स्थानीय अभिरुचियों तथा शैलीगत विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ विद्वानों ने राजस्थान चित्र शैलियों को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है मेवाड़ शैली, उदयपुर, नाथद्वार, चांबड़, देवगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़। सेकंड है मारवाड़ शैली, जो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। थर्ड है हड़ौती शैली, बूंदी, कोटा, झालावाड़। फोर्थ है ठूठान शैली, आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा। अब पढ़ेंगे राजस्थानी शैली के चित्रों की विशेषताएं। राजस्थानी शैलियों के बीच अपभ्रंश चित्रकला में दिखाई देते हैं। इस प्रकार योद्धाओं की भूमि पर जन्मी और 16वीं सदी से 19वीं सदी तक विभिन्न शैलियाँ और उपशैलियों में परिपोषित राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही भारतीय चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजस्थानी चित्रों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है लघु चित्र। राजस्थानी शैली के चित्र मूल्य लघु हैं। इस शैली में प्राय चिन्ह अलग अलग चित्र बने हैं। इसकी पूर्ववर्ती अपभ्रंश शैली में पुस्तक चित्रों की बहुलता थी। राजस्थानी चित्र अलग अलग होने के कारण एक पर एक जमाए गए कई कागजों अर्थात वसली पर बने हैं। अब चित्र पुस्तकों की सीमा से निकलकर स्वतंत्र बनने लगे हैं, क्योंकि चित्रण केवल राजज्ञा पर निर्भर नहीं था। फिर है एक चश्म चेहरे। राजस्थानी शैली में प्राय एक चश्म चेहरे अधिक बने हैं। इन चेहरों में मौलिकता, भाव प्रवणता व शारीरिक सौंदर्य मन भावन रूप में चित्रित हुआ है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख है। मोटे तौर पर दूसरी आँख के अभाव से ही राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाता है। इन चित्रों में विभिन्न प्रकार की मृग, मछली या मत्स्य, बादामी तथा खंजन के समान आँखें बहुत ही आकर्षक बन पड़ी हैं। थर्ड है रेखा। यद्यपि राजस्थानी चित्रकारों ने बहुत ही कम रेखाओं का प्रयोग किया है, तथापि उनका रेखांकन कुशलता पूर्व तथा सरल है। रेखाएं अभिव्यक्तिपूर्ण, गतिशील, सशक्त एवं किंचित अलंकारिक हैं। रेखाओं में गतिज ऊर्जा, लय व भाव संचार की क्षमता पुनः लौट आई है। रेखाएं बहुत कोमल तो नहीं हैं, परंतु इनमें से अपभ्रंश शैली की कठोरता निकल गई है। फिर है फोर्थ वर्ण विधान एवं चित्रण तकनीक। इस शैली में प्राय आमिश्र, चटकीले व आकर्षक रंगों का प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग हुआ है। केवल उत्तरोत्तर काल में पर्दाज व विविध वर्ण योजना का मोह चित्रकार को मुगल शैली के प्रभाव के फलस्वरूप हो गया था। थोड़े से जोरदार रंगों में ही राजस्थानी कलाकार ने इच्छित प्रभाव उत्पन्न कर लिया था। प्राय लाल व पीले रंगों का प्रयोग अधिक है। चित्रकार गाय के गोबर या उपलों से पीला रंग बनाते थे। आम का पत्ता या सूर्यमुखी के फूलों गायों का खिलाए जाते थे, जिनके पीले कण गायों के गोबर और सूत्र में बदल जाते थे। बाद में इन गायों के उपालों को उबालकर उनसे पीले रंग के कण प्राप्त किए जाते थे। गेरुआ अथवा काले रंग में रेखांकन के साथ चित्र रचना प्रारंभ की जाती थी। पहले मानव आकृति का और बाद में परिवेश का रेखांकन किया जाता था। फिर उस्ताद द्वारा निर्दिष्ट रंगों का समायोजन कर कलाकृति पूर्ण की जाती थी। छिद्रित रेखांकनों की सहायता से लघु चित्रों की अनेक प्रतियां तैयार करने की पद्धति प्रचलन में थी।
इस शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग टेम्परा तकनीक में किया गया। फिर है फिफ्थ, संयोजन। राजस्थानी चित्रकार ने चित्र के किसी एक भाग द्वारा ही अपना अभिप्राय प्रकट नहीं किया, वरन घटना और संपूर्ण दृश्य को संयोजन से ही भाव प्रकट किया। अनेक दृष्टि बिंदुओं से समझी गई वस्तुओं को सौंदर्यपूर्ण तल समायोजनों के अंतर्गत ही आलेख्य स्थान को सजाया जाता था। इस तरह इन चित्रों में विषय वस्तु और वातावरण का सुंदर संतुलन रहता है तथा मुख्य आकृतियों और पृष्ठभूमि की समान महत्वता बनी रहती है। संयोजन में केंद्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। सिक्स्थ है भाव प्रधानता। राजस्थानी चित्रकला में चित्रशैली में कलाकारों ने प्राय सादृश्य की अपेक्षा की है। ब्रहा सादृश्य की अपेक्षा में भाव सादृश्य में अधिक विश्वास करता दिखाई देता है। इस प्रकार यह शैली आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान है। इन कलाकारों ने अंत प्रकृति का वर्ण सजीव अंकन किया है। सेवंथ है अलंकारिता। इन चित्रों में किंचित अलंकारिता का समावेश हुआ है, जैसे वृक्षों, पशुओं, पक्षियों आदि की आकृति में मानवीय आकृति में भी काव्य में प्रयुक्त होने वाले उपमाओं के आधार पर अंगों उपांगों का अंकन हुआ है। नाइन्थ है प्रगति। इन कलाकारों के लिए प्रकृति जड़ नहीं वरन मानवीय सुख दुख के रागात्मक संबंध रखने वाली चेतन सत्ता है। चित्र में जो भाव नायक अथवा नायिका के मन में रहता है प्राय उसी का प्रतिबिंब प्रकृति में पाया जाता है। इस प्रकार प्रकृति का अंकन उद्दीपन में के रूप में हुआ है। जल, पेड़, पक्षी, पहाड़ आदि सभी अलंकारिक रूप से बने हैं। हरा पेड़ लाल रंग में बना है, उसमें कहीं कहीं प्रतीकात्मक आलेखन हरे, पीले व नीले रंग से बना दिए गए हैं। नाइन्थ है पशु पक्षी। पशु पक्षी भी प्रतीकात्मक रूप में वह सौंदर्य बुद्धि हेतु बने हैं। कलाकारों के लिए पशु भी दैवत्व भावना में से युक्त थे। कृष्ण लीला संबंधी चित्रों में गाय को देवी स्वरूप माना गया है। पक्षियों में प्राय मोर, शुक, बत्तख एवं बगुले का अंकन हुआ है। 10th है क्षितिज रेखा। यह सदैव अधिक ऊपर दिखाई गई है, जिससे चित्रकार चित्रतल का आत्म अभिव्यक्ति के लिए भरपूर लाभ उठा सकें। बादल भी अपने ढंग से चित्रित सौंदर्य की वृद्धि हेतु ही चित्रित किए गए हैं। 11th है वास्तु चित्रण। वास्तु का अंकन भी प्रतीकात्मक आलेखन रूप में हुआ है। उसमें चित्रकार को अंतराल विभाजन में बड़ी सहायता मिली है। चित्रों में प्रकृति का विराट स्वरूप व वास्तु का सुंदर संबंध स्थापित किया गया है। 12th है देश काल की अनुरूपता या समायिकता। राजपूत सभ्यता एवं संस्कृति का जीता जागता स्वरूप इन चित्रों में बड़ा खरा उतरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रकार ने युद्ध के मैदानों, मंदिरों के जगमोहनों, विलासी महाराजाओं के अलिंदों में एवं त्योहारों और उत्सवों के बीच निर्निमेष नयनों में समाये दृश्यों को कागज पर या भित्ति पर सौंदर्यपूर्वक शैली में उतार दिया। फिर है 13 चंद प्रतिनिधित्व। जनजीवन से संबंधित चित्र सर्वप्रथम राजस्थान शैली में बनाए गए। मुगल दरबार की अपेक्षा यहाँ का कलाकार पूर्ण स्वतंत्र था। यही कारण था कि राजस्थानी कला में गृहस्थ जीवन तथा लोक विश्वासों की सफल अभिव्यक्ति हो सकी। यह ठीक है कि राजस्थानी कलाकार दरबारों में ही रहते थे और राजाओं के समाप्त होने से यह कला भी समाप्त हो गई, किंतु यह कलाकार दरबारी होते हुए भी जनजीवन से प्रेरणा लेने में स्वतंत्र थे। शिकार के चित्र, नर्तकियों, शाही व्यक्तियों के चित्र, कबीर, नानक, हित हरिवंश, बल्लभाचार्य, रूपमती का छवि चित्र, कबूतर व पतंग उड़ती नारी, होली, प्याऊ, पनघट आदि चित्रों में चित्रकारों ने जनजीवन की उमंगों के सच्चे रूप का प्रकट किया है। 14 है साहित्य, संगीत व चित्रकला का समन्वय। राजस्थानी शैली के चित्रों में कला के साथ साथ संगीत और साहित्य का भी अपूर्व समन्वय है। कबीर, नानक और चैतन्य, बल्लभाचार्य आदि धर्मों आचार्य ने भक्ति की ऐसी रसधारा बहाई जिसका प्रभाव उत्तरोत्तर काल में राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिलता है। बाद में जायसी, कुतवन, केशव, बिहारी आदि कवियों के काव्य ने चित्रकला को एक नया बल प्रदान किया। संगीत के प्रति लगाव में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण राग रगनियों से संबंधित चित्र बनने लगे तथा काव्य व कृष्ण संबंधित विषयों पर भी चित्र निर्माण प्रारंभ हुआ। मंदिरों में अनेक प्रकार की चित्र रचना की जाती थी।
नित्य प्रतिदिन संगीत का आयोजन होता था और काव्य माधुरी भी प्रभावित की जाती थी। इसी प्रकार चित्रों में कृष्ण को नायक मानकर किसी राग का अंकन किया जाता था। फिर हमारी कौन सी शैली आई? मेवाड़ शैली। मेवाड़ की स्थिति। राजस्थान के दक्षिणी मध्य में स्थित मेवाड़ एक प्रसिद्ध रियासत थी। इसमें आधुनिक भारत के उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़ जिले सम्मिलित हैं। मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला का प्राचीन केंद्र भी था। मेव अथवा मेरो जाति के निवास करने के कारण इसे मेदपाट तथा तत्पश्चात मेवाड़ कहा जाता गया। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उदयपुर अपने पटचित्रों, कपड़े पर चित्रकला के लिए आज भी विख्यात है। मनोरम झीलों के किनारे बसने के कारण इसे भारत का फिनलैंड भी कहा जाता है। उदयपुर में प्रसिद्ध जग निवास महल व जग मंदिर स्थित है। उदयपुर के अलावा मेवाड़ शैली का दूसरा प्रधान केंद्र नाथद्वार था, जो अपने पिछवाई चित्रकारी के लिए संसार प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मेवाड़ राज्य की नींव 700-200 ई में पापा रावल ने डाली थी। उन्हीं के वंशज महाराणा कहलाए। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा अपनी आन बान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभ 1433 से 68 ई का महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक संगीतज्ञ, विद्वान और कला संरक्षक शासक थे। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख मिलता है। महाराणा कुंभा का काल स्थापत्य काल का स्वर्णयुग माना जाता है। 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ तथा आंचलगढ़, जहाँ सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ है, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देव भवन भी हैं। कुंभा ने मालवा के विजय की स्मृति में 1448 ई में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुल 9 मंजिला युक्त 37.19 मीटर ऊंचाई वाला यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण सुवहले से पीले पत्थर लाइमस्टोन से हुआ है। इसका वास्तु आकार सूत्रधर जैसा है। महाराणा कुंभा के पश्चात राणा सांगा 1508 से 28 ई गद्दी पर बैठा। राणा सांगा ने मेवाड़ की सत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाया और उन्होंने बाबर से भी युद्ध किया। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई से संपन्न हुआ था। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की ऐसी प्रेम धारा प्रभावित की जिसका समस्त राजधानी संस्कृति व कला में आदित्य प्रभाव हुआ। महाराणा उदय सिंह तृतीय 1540 से 72 ई ने अकबर के आक्रमण का सामना किया। चित्तौड़ के ध्वस्त होने पर उन्होंने सामरिक महत्व को समझते हुए 1558 ई में उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। महाराणा उदय सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप 1572 से 97 ई ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने 56 की पहाड़ियों में शरण लिया और यहाँ चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके पश्चात महाराणा अमर सिंह प्रथम समय है 1597 से 1620 ई। वह पहले शासक हुए जिन्होंने परिस्थितिवश मुगलों को अधीनता स्वीकार की। इसी समय में से मेवाड़ी चित्रों पर मुगलिया प्रभाव छन छन कर आने लगा। यह सिलसिला अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह तृतीय 1620 से 28 ई और तत्पश्चात जगत सिंह प्रथम 1628 से 52 ई के शासनकाल में बढ़ता चला गया। महाराणा जगत सिंह को शाहजहां ने अनेक भेंटें और उपाधियां प्रदान की, परंतु राणा राज सिंह प्रथम 1652 से 18 ई ने औरंगजेब की अधीनता ठुकरा दी और उन्होंने उससे युद्ध भी किया। यह युद्ध सिद्ध स्थान श्रीनाथ जी के मूर्ति के संबंध में हुआ। बाद में इस मूर्ति की स्थापना सिहाड़ में की गई, जो आगे चलकर श्रीनाथ द्वार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राज सिंह के तत्पश्चात जय सिंह 1680 से 98 ई में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। वे स्वतंत्र प्रकृति के शांतिप्रिय शासक थे। उनमें राज सिंह जैसी योग्यता थी, परंतु वे निर्मल शासक सिद्ध हुए। जय सिंह के पश्चात अमर सिंह तृतीय 1698 से 1710 ई ने शासन व्यवस्था में सुधार किया, परंतु राणा का सुरा और सुंदरी से अधिक प्रेम हो गया था।
मेवाड़ शैली का विस्तार। ललई में कलई, कनुप्रिया में कन्हाई, रागों की रंगाई आदि अनेक नामों से पहचान बनाने वाली यह चित्र शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली है। मेवाड़ स्कूल की उत्पत्ति 1605 ई से पूर्व राजस्थानी लोक कला शैली से हुई। यहाँ की चित्रकला के प्रारंभिक उदाहरणों में शावक पंडिकम सूत्र चुन्नी या शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का नाम आता है। यह 1260 ई में उदयपुर के आहाड़ स्थान पर गुहिल तेज सिंह के समय से चित्रित हुई थी। महाराणा लाखा मोकल एफ कुंभा का काल आरंभिक शांति का काल था। इस समय में चित्रकला का दूसरा सचित्र ग्रंथ 1418 ई का कल्पसूत्र है, जिसे सोमेश्वर ग्राम गोड़वाड़ में चित्रित किया गया था। यह ग्रंथ अनूप संस्कृति पुस्तकालय बीकानेर में सुरक्षित है। इसी प्रकार मेवाड़ शैली का एक अन्य प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण सुपासना चरियम है। कई विद्वानों ने इसे मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्रित। ये जो चित्र है ये चित्र 64 है। मेवाड़ शैली चौर पंचाशिका का एक चित्र बिल्लड़ और चंपावती, जिसका समय काल 1570 से 80 ई है, जो संग्रह है NC मेहता संग्रह मुंबई ग्रंथ माना है। यह ग्रंथ मोकल के शासनकाल में देवकुल पाठक या देववाड़ा समीपस्थ उदयपुर नामक स्थान पर 1423 ई में लिखित एवं चित्रित हुआ। मेवाड़ लघु चित्रकला का सबसे विकसित रूप 1555 ई में चित्रित पालम भागवत चित्रों में दिखाई देता है। कुछ विद्वानों के अनुसार मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उजला रूप हमें 1570 से 80 ईसा या 16वीं सदी का कश्मीर कवि बिल्लड़ कृत चौर पंचाशिका चित्र 64 ग्रंथ के चित्रों में देखने को मिलता है, जिसके 18 चित्र अब NC मेहता की गैलरी गुजरात सोसाइटी म्यूजियम अहमदाबाद में सुरक्षित हैं। यह ग्रंथ प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ बताया जाता है। ध्यातव्य है कि राजस्थान का प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए काफ़ी विख्यात है। महाराणा कुंभा 1433 से 68 ई के राजकाल में मेवाड़ शैली का उत्थान दिखाई पड़ता है। उनके समय में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रचिकाष्टक 1435 ई का चित्रण भीकम चित्रकार द्वारा किया गया। महाराणा कुंभा ने संगीत राजा ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में रागों के मानव रूपों की विधि का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं से रागमाला का प्रेरण प्रारंभ हुआ। महाराणा ने संगीत रत्नाकर और गीत गोविंद की टीका भी लिखी। महाराणा प्रताप 1572 से 97 ई के समय में आहाड़ में 1592 ई में ढोला मारू ग्रंथ का चित्रण हुआ। इस ग्रंथ में कुल 104 चित्र हैं। इनमें से 2 सबसे उत्कृष्ट चित्र ढोला अपने साथियों से बात करते हुए हैं 1592 ई पे कागज पर टेम्परा, व बैलगाड़ी में यात्रा करती मारू 1592 ई में कागज पर टेम्परा वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ई को परिस्थितिवश मुगल अधिपति स्वीकार करना पड़ा। इन्हीं के समय में 1605 ई में निरासिद्दीन द्वारा चांडव में रागमाला के चित्र बनाए गए, जिसके कई चित्र अब गोपी कृष्ण कनोडिया कोलकाता के संग्रहालय में हैं। इसका एक चित्र रागिनी टोडा वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में व एक चित्र राग मालकोंश अब भारत कला भवन वाराणसी के संग्रह में है। इस समय के चित्रों पर मुगल प्रभाव स्पष्ट देखने लगा है। डॉक्टर मोती चंद्र के अनुसार इन चित्रों में भारत की 15वीं सदी तक विकसित होने वाली पश्चिमी चित्रांकन शैली के अवशेष के दर्शन होते हैं, जिसको प्रसिद्ध कलाकार P.N. चॉयल ने गुर्जर शैली कहा है। अमर सिंह प्रथम के पुत्र कर्ण सिंह 1620 से 28 के काल में मर्दाना महल एवं जनाना महल का निर्माण हुआ। कर्ण सिंह के उत्तराधिकारी राजा जगत सिंह प्रथम 1628 से 52 ई के समय मेवाड़ शैली का स्वर्णिम युग रहा। जगत सिंह प्रथम साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला व साहित्य के महान उन्नायकों में से एक थे। उन्होंने जगदीश मंदिरों का निर्माण करवाया एवं उदयपुर महल का पूर्ण करवाया। उनके राजमहल में चित्तौरों की ओवरी नाम से कला
विधि थी जहाँ चित्रकार सामूहिक रूप से चित्रण का कार्य करते थे। एक तरफ से यह एक आर्ट स्कूल था जहाँ रंग, तूलिका एवं वसली चित्रधारा कागज का निर्माण होता था। इसे तस्वीरा खाना कारखाना भी कहा जाता था। जगत सिंह प्रथम की चित्र कार्यशाला का प्रमुख साहिबदीन था। इसके अलावा दूसरा चित्रकार मनोहर था। साहिबदीन द्वारा 1628 ई में चित्रित रागमाला, जो चित्र 65 के 12 चित्र उपलब्ध हैं, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी और बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में बिखरे पड़े हैं। भारत कला भवन वाराणसी वाला चित्र सारंग रागनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शहाबुद्दीन ने 1630 ई में रसिक प्रिया नामक एक अन्य ग्रंथ का भी महत्वपूर्ण चित्रण किया था। इसके 41 चित्र उपलब्ध हैं। इनमें से 21 चित्र अब महाराजा बीकानेर के संग्रह में देखे जा सकते हैं। इसका रासलीला वाला एक चित्र बहुत ही सुंदर बना है। इससे संबंधित एक अन्य चित्र राधा और कृष्ण स्वयं को आईने में निहारते हुए वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में है। 1648 ई में शहाबुद्दीन द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत गीता के चित्र अंकित किए गए। इस ग्रंथ के कुछ चित्र छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई व कुछ भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पूना में सुरक्षित हैं। 1605 ई में गीता गोविंद के चित्र शहाबुद्दीन ने ही बनाए थे। इस ग्रंथ के चित्र जोधपुर महाराज संग्रहालय, प्रताप संग्रहालय, उदयपुर व कुंवर संग्राम सिंह तथा जयपुर के कई निजी संग्रह में है। मनोहर चितेरे ने संवत 1706 से 1649 ई में रामायण ग्रंथ का चित्रण किया। इसकी एक प्रति वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित है, जिसका एक चित्र राम द्वारा धनुष भंजन व राम का परशुराम की भेंट विशेष उल्लेखनीय है। इसकी दूसरी प्रति सरस्वती भंडार उदयपुर में है, जिसका समय 1651 ई है। संभयत यह चित्तौड़ में चित्रित हुई थी। इसी समय 1650 से 51 ई में चित्रित सूरसागर के कुछ पृष्ठ गोपी कृष्ण कनौडिया कोलकाता के संग्रह में हैं। आगे चलकर महाराणा राज सिंह 1652 से 80 ई भी अपने पिता जगत सिंह प्रथम के समान ही कला के महान प्रेरणा सिद्ध हुए। इस समय शहाबुद्दीन ने सुकुरुक्षेत्र महात्मा 1655 ई चित्रित किया, जो राजस्थान प्राच्य विद्या परिस्थान उदयपुर के संग्रह में है। इसी चितेरे का भ्रमर गीत 1659 ई है, जिसकी कुछ प्रतियां प्रताप संग्रहालय वहाँ कुछ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इस समय गीत गोविंद का भी चित्रण हुआ, जो अब कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में है। ये रचित्र 65 मेवाड़ शैली मारू रागनी, जिसका समय काल 1628 ई है। चित्रकार कौन है? साहिबदीन संग्रह। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली। इन्हीं के समय में ब्रज से श्रीनाथ जी के विग्रह को मुगलों की परवाह न करते हुए नाथ द्वारा में लगाया गया था। यही मेवाड़ की एक नई उपशैली नाथ द्वारा पोर्टल ऑफ गार्ड का विकास हुआ। महाराणा जयसिंह 1680 से 98 ई के काल में रामायण, महाभारत व भगवत के कई हजारों चित्र बने। 1680 ई का भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित गोवर्धन धारण का चित्र विशेष प्रसिद्ध है। इन्हीं के समय एक अन्य चित्र श्रीराग का रागपुत्र वसंत 1680 से 90 ई वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। महाराणा अमर सिंह तृतीय 1690 से 1710 ई परिस्थितिवश चित्रों की महान परंपरा को जीवित नहीं रख सके, फिर भी स्फुट चित्र रेखांकन का कार्य चलता रहा। गीत गोविंद का तीसरा भाग इन्हीं के काल में चित्रित हुआ था। इनके काल में बने शिव प्रसन्न एवं अमर विलास महल मुगल स्थापत्य पर आधारित है। इन्हीं के समय में 1700 ई में चित्रित तीर्थ यात्रा पट्ट शैव तीर्थ स्थलों में चित्रित है। कपड़े का पट्ट जो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास बने हुए महत्वपूर्ण मंदिरों को दर्शाता है, को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है।
महाराजा संग्राम सिंह 1710 से 34 ई के शासनकाल में गीत गोविंद के शेष चित्रों का कार्य पूरा हुआ। इस काल में जगन्नाथ चितेरा अपनी प्रसिद्धि पर था। वह कवि भी था। इसी चितेरे द्वारा बिहारी सतसई का 1719 ई में चित्रण किया गया, जिसका एक चित्र मुरली मनोहर कृष्ण वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में व एक अन्य चित्र छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित है। बिहारी सतसई की रचना मध्य प्रदेश के ओरछा के बिहारी लाल चौबे 1595 से 1663 ने की थी। कविता का विषय शाश्वत प्रेमियों राधा और कृष्ण की प्रणय लीला तथा सखी एक विश्वास पात्र और एक दूत के आसपास बुना गया है। इसके अलावा जगन्नाथ चितेरे ने सुंदर श्रृंगार का 1726 ई में चित्रण किया। इसी समय का विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र की कथा पर आधारित एक चित्र शेर और हाथी की कहानी 1920 से 25 ई कागज पर टेम्परा वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित है। इस समय मुगल प्रभाव चित्रों पर हावी हो चुका था। महाराजा संग्राम सिंह के तत्पश्चात उनके पुत्र महाराणा जगत सिंह तृतीय 1734 से 51 ई ने मुल्ला दो प्याजा, पृथ्वीराज रासो, मालती माधव, गजेंद्र मोक्ष जैसे ग्रंथों को चित्रित करवाया तथा बहुत से स्फुट चित्र भी बनवाए। इसी समय का मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह तृतीय अपनी रानियों और दरबारियों के साथ जंगली भैंसे का शिकार करते हुए 1750 ई शीर्षक चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके पश्चात उनके पुत्र प्रताप सिंह 1751 से 55 ई, फिर उनके पुत्र राज सिंह तृतीय 1755 से 61 ई यहाँ के शासक बने। इसके बाद महाराणा अरी सिंह 1761 से 73 ई मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे, लेकिन कुछ विशेष चित्रण कार्य नहीं हुआ। इस समय का एक चित्र महाराणा अरी सिंह अपने घोड़े पातशाह पर सवार वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अरी सिंह के बाद महाराणा हमीर सिंह तृतीय 1773 से 78 ई पर गद्दी पर बैठे। हमीर सिंह के काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई। महाराणा हमीर सिंह के पश्चात महाराणा भीम सिंह 1778 से 1828 ई आए। इस काल के भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ। मर्दाना महल, वापना की हवेली, कृष्ण निवास, सेठ जी की हवेली, धवाई जी की हवेली, एकलिंग मंदिर में अच्छे भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुर तथा कुंभलगढ़ नामक ठिकानों का पर भी इस काल में भित्ति चित्र का एक अच्छा सिलसिला चलता रहा। इस समय के चित्रों में भक्त कलाकारों द्वारा चित्रण महाराणा भीम सिंह का जुलूस काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी समय का एक अन्य चित्र राधा के श्रृंगार को छिपकर निहारते हुए कृष्ण 1810 ई वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चित्रों के विषय मेवाड़ शैली में सर्वत्र राधा कृष्ण का ही अंकन मिलता है। कुछ विद्वानों ने तत्कालीन लोक संस्कृति, दरबारी जीवन, देहाती जीवन, विवाह तथा नाच गानों का चित्रण हुआ है। राजभवनों, राजमहलों, युद्ध आदि विषयों का चित्रण भी बहुत प्रभावशाली ढंग से किया गया है। काव्य ग्रंथों में केशव कृत रसिक प्रिया मेवाड़ के चित्रों का प्रिय विषय रहा। इस शैली में भागवत प्राण, रामायण, रसमंजरी, ढोला मारू, सूरसागर, बिहारी सतसई, रागमाला, नायिका भेद, दरबारी जीवन, पृथ्वीराज रासो, गीत गोविंद, एकलिंग महामत आदि का चित्रण विशिष्टता के साथ हुआ। मेवाड़ शैली की विशेषताएं 1605 ई से 1700 ई तक मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है। 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इस स्कूल की विशेषता समाप्त हो गई। केवल समसामयिक विलासी जीवन की झांकी मात्र रह गई। इस शैली की विशेषता निम्नलिखित है। पहली है लोक कला। लोक कला मेवाड़ शैली में काफ़ी प्रसिद्ध रही। यहाँ पाबू जी के फड़, खिलौने, मृण मूर्तियाँ प्रचुरता से बनाई जाती हैं। यह परंपरा आज भी विद्यमान है। सेकंड है आकृतियाँ। स्त्री पुरुष सभी आकृतियाँ आकार में मोटी एवं नाटी बनाई गई हैं। इस शैली की आकृति में लंबे नाके, गोल व अंडाकार चेहरे तथा मछली के समान नेत्र बनाए गए हैं। कुछ चित्रों में बादामी नेत्र भी मिलते हैं। स्त्री आकृति आकार में पुरुष आकृति कुछ छोटी बनाई गई हैं। तीसरा है चित्रों के रंग। मेवाड़ शैली के चित्रों में चटकीले, चमकदार एवं तेज रंगों का प्रयोग हुआ है।
चित्रकारों ने प्राय सुर्ख लाल, केसरिया, पीले तथा नीले लाजवाब अथवा नील रंगों से चित्रांकन किया है। चित्रों में लाल तथा पीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। रंगों का सपाट तरीके से भरा गया आकृति के चेहरे में सुरा के समान ललिमा युक्त रंग है का प्रयोग किया गया है। फोर्थ है वेशभूषा। मेवाड़ शैली में पुरुषों को घेरदार जामा पहने तथा कमर में पटका लगाए दिखाया गया है। यह पटका लंबा है और रंगीन पट्टियों से सजा है। पगड़ियाँ जहांगीर कालीन मुगल पगड़ियों से मिलती हैं। स्त्रियों को फूलदार आलेखन से युक्त कपड़े की चोलियाँ तथा लहंगा पहने चित्रित किया गया है। स्त्रियाँ ऊपर से पारदर्शी ओढ़नी ओढ़े हैं। स्त्रियों को ग्रीवा, कमर, भुजाओं तथा कलाइयों में काले फुंदने तथा आभूषण पहने बनाया गया है। आकृतियों के आभूषण में स्वर्ग कीट की कतरन का प्रयोग किया गया है। फिफ्थ है प्राकृति। मेवाड़ शैली के चित्रों में प्रकृति का अलंकारिक रूप चित्रित किया गया है। वृक्ष प्राय अलंकृत हैं। वृक्षों का अधिकांश झुंडों में बनाया गया है। वृक्षों में से स्थान स्थान पर फूलों के गुच्छे निकलते चित्रित किए गए हैं। पर्वत तथा चट्टानों के अंकन में प्राय मुगल एवं फारसी शैली का प्रभाव है। जल के चित्रांकन में लहरदार रेखाओं अथवा अपभ्रंश शैली के टोकरी बुनने वाली अभिप्राय का प्रयोग हुआ है। सिक्स्थ है पशु पक्षी। पशु पक्षियों के चित्रण में अपभ्रंश शैली की ही विशेषताएं हैं। अधिकांश चित्रों में पशु पक्षी कपड़े के बने खिलौने के समान अलंकारिक ढंग के हैं। यद्यपि मुगल प्रभाव से कुछ स्वाभाविकता यथार्थकता आने लगी थी। विशेषता हाथी, घोड़ों एवं कुत्तों का अंकन शाहजहाँकालीन मुगल शैली से प्रभावित है। वृक्षों में कदम्ब तथा पशुओं में हाथियों का अंकन बहुविधता से होता है। फिर है सेवंथ रात्रि दृश्य। गहरी नीली या धुएं के रंग की आकाश वाली पृष्ठभूमि में सफ़ेद बिंदियों का लगाकर चित्रकार ने तारों से पूर्ण रात्रि में मनभावन दृश्य बनाए हैं। कभी कभी रात्रि में तारों के समान चंद्रमा को भी बनाया है। तो ये आपका चैप्टर 9 का पार्ट फर्स्ट आज कंप्लीट होता है। कल इसका पार्ट सेकंड आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाला आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।